नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ERBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं की में अपने NCERT कोर्स लागू हो चुका है। तो हमारी उसकी पहली बुक चल रही थी। पहली बुक का दूसरा लेसन दो ध्रुवीयता का अंत, उसकी अपन शुरुआत कर चुके थे। पहली क्लास अपन ले चुके थे। आज दूसरी क्लास अपनी चल रही है, जिसमें हम पढ़ने जाएंगे सोवियत संघ का इतिहास। उसको पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा पहुँचे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। सोवियत संघ का इतिहास। तो इतिहास के बारे में अपन देख रहे हैं कि भाई सोवियत संघ का किस प्रकार का इतिहास रहा है। वैसे इसमें बहुत सारे शासनकर्ता आए, बहुत सारा इनका नेतृत्व किया सोवियत संघ का, परंतु जो मुख्य है उनके बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। पहले आ रहे हैं अपने जोसेफ स्टालिन। उनका शासनकाल रहा है 1924 से लेकर 1953 तक का। देखिए, इन्होंने 1924 से 1953 तक सोवियत संघ का नेतृत्व किया। किन्होंने किया? जोसेफ स्टालिन ने 1924 से लेकर 1953 तक सोवियत संघ का नेतृत्व किया तथा इन्होंने सोवियत संघ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो सोवियत संघ का विकास हुआ तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किन्होंने निभाई? जोसेफ स्टालिन ने। तो देखिए, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि जोसेफ स्टालिन का शासनकाल 1924 से 1953 तक रहा, जिन्होंने इस कार्यकाल में सोवियत संघ का नेतृत्व किया और इन्होंने सोवियत संघ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर होगा यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके कार्य देखते हैं। जोसेफ स्टालिन के क्या क्या कार्य हुए। पहला कार्य बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था कि इन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया। उद्योगों को इन्होंने बढ़ावा दिया कि उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि देश का अच्छे से क्या हो सके, विकास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री देश में बन सके। तो इन्होंने इसलिए क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाने को बढ़ावा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाई। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने क्या किया, जीत दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो याद रखना, जोसेफ स्टालिन की द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद में बात करें, खेती का बलपूर्वक समूहीकरण किया। इसका मतलब हुआ कि इन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे खेत, टुकड़ों में जो खेत थे उनको इन्होंने क्या किया, एक किया, ताकि छोटे खेतों की बजाय क्या हो सके, बड़ा खेत बने और उसमें अच्छे से खेती हो सके, उसमें ज़्यादा समस्या नहीं आई थी। छोटे छोटे खेतों में क्या होती, ज़्यादा समस्या आती है। तो उन्होंने क्या किया, खेतों का बलपूर्वक समूहीकरण कर दिया। तो छोटे खेतों को मिलाकर इन्होंने बड़े खेत बना दिए, ताकि खेती में ज़्यादा समस्याएँ नहीं आ सके। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन सोवियत संघ और शीत युद्ध के बारे में। देखिए, सोवियत संघ और शीत युद्ध 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया था, 1945 में। शुरू कब हुआ था, 1939 में। तो 45 से जो ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। और हम इसको पहले भी देख चुके हैं। कौन कौन सी महाशक्तियाँ बनी? एक तो बनी USA और एक बनी USSR। ये दो महाशक्तियाँ बन के सामने आई, जबकि ये दोनों महाशक्तियाँ पहले एक ही गुट में थी, यानी कि जो मित्र राष्ट्र थे, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो एक खेमा था, एक गुट था मित्र राष्ट्र, उनमें दोनों शक्तियाँ विद्यमान थी। परंतु जो ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गई। दोनों जो शक्तियाँ थी वो अलग हो गई और दोनों ने महाशक्तियाँ बनाने की उन्होंने क्या शुरू कर दी, होड़ शुरू कर दी। क्योंकि दोनों बहुत ताकतवर थी, तो इन दोनों में होड़ हो गई महाशक्ति बनने की। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। तो आप उसका नाम याद रखना, USA और USSR, जिसमें से पहली थी अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ, जो भी अपन ने देखा। दो महाशक्तियां होने की वजह से विश्व में शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। अब हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध होता क्या है? शीत युद्ध का मतलब होता है कि बेसिकली इसमें विचारों की लड़ाई होती है।
वास्तविक लड़ाई नहीं होती, खून खराबा जान माल की हानि नहीं होती, परंतु ऐसी स्थिति बनी रहती है कि युद्ध होने की संभावनाएं इसमें बनी रहती है। इसी को क्या बोला गया था, शीत युद्ध। तो दोनों महाशक्तियां थी, दोनों में होड़ थी, हथियारों की होड़ रही, आगे बढ़ने की होड़ रही, अपने आप को ताकतवर बनाने की होड़ रही। तो हमेशा ऐसी स्थिति बनती रही कि अब हमला हो सके, अब हमला हो, परंतु हमला होता नहीं था। तो दोनों महाशक्तियां होने की वजह से विश्व में शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। दोनों महाशक्तियां खुद को दूसरी महाशक्ति से अच्छा साबित करने की कोशिश करने लगी। जो दोनों महाशक्तियां थी वो खुद को दूसरे महाशक्ति से अच्छा साबित करने की कोशिश करती। उधर अमेरिका सोचता कि मैं अच्छा हूँ, तो वो उसको साबित करने के लिए कोशिश करता। उधर सोवियत संघ सोचता मैं अच्छा हूँ, तो उसके लिए वो उसको साबित करने की कोशिश करता। तो इस प्रकार से दोनों की दोनों महाशक्तियां अपने आप को श्रेष्ठ बताने की क्या करने लगी, कोशिश करने लगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जोसेफ स्टालिन के बाद में यूएसएसआर में दूसरे जो नेता आए वो थे निकिता खुश्चेव। देखिए, जोसेफ स्टालिन के बाद निकिता खुश्चेव ने सोवियत संघ की कमान संभाली। यानी कि सोवियत संघ में किन्होंने कमान संभाली, निकिता खुश्चेव ने कमान संभाली। अब उस समय जब निकिता खुश्चेव थे तब कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई, तो उनके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं कि मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हुई। क्यूबा मिसाइल संकट, तो जो क्यूबा मिसाइल संकट अपन पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था वो किनके कार्यकाल में हुआ, निकिता खुश्चेव के कार्यकाल में हुआ। अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़, इधर यूएसए कोशिश करता अंतरिक्ष में पहुंचने की, उधर यूएसएसआर भी पीछे नहीं रहता अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए। तो इन दोनों देशों में, इन दोनों महाशक्तियों में होड़ हो गई अंतरिक्ष में पहुंचने की। हथियारों की तो थी सी, आगे बढ़ने की थी सी इनके अंदर होड़, और अंतरिक्ष में पहुंचने की इनमें क्या हो गई, होड़ हो गई। उसी समय देखिए, स्पुतनिक यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा। यूरी गागरिन को भी अंतरिक्ष में यूएसएसआर ने ही भेजा था। और जो बर्लिन थी, बर्लिन की दीवार का भी निर्माण इन्हीं के कार्यकाल में करवाया गया। तो आपको ये चार मुख्य घटनाएं जो कि आपको याद रखनी है निकिता खुश्चेव की। कौन कौन सी, क्यूबा मिसाइल संकट, अंतरिक्ष में पहुंचने की ओर, स्पुतनिक और यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा, और बर्लिन की दीवार का निर्माण। ये प्रमुख जो घटनाएं थी वो निकिता खुश्चेव के कार्यकाल में ही हुई। आगे बात करें अपन सोवियत संघ पर शीत युद्ध का प्रभाव, यानी जो शीत युद्ध था तो उसका सोवियत संघ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, पहली चीज, हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा, क्योंकि इन्होंने अमेरिका से होड़ कर ली थी, अपने आप को महाशक्ति साबित करने की होड़ कर ली, आगे बढ़ाने की कोशिश करी, तो इन्होंने हथियारों पर ज़्यादा जोर दिया। तो हथियारों के निर्माण में अत्यधिक इन्होंने खर्चा किया। पश्चिमी देशों से पिछड़ जाना, अब इन्होंने सारा का सारा पैसा हथियारों के निर्माण में खर्च कर दिया। वहाँ की आम जनता का, वहाँ उस देश की आर्थिक व्यवस्था का वो विकास नहीं कर पाए। इस कारण से वो पश्चिमी देशों से क्या हो गए, पिछड़ गए। अर्थव्यवस्था का रुक जाना, सारा का सारा पैसा हथियारों के निर्माण में लगा दिया, युद्ध सामग्री में लगा दिया, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, थम सी जाएगी। तो अर्थव्यवस्था रुक जाना। अब देखिए, अगर अर्थव्यवस्था रुक जाती है तो विकास कहाँ से होगा, तो विकास की गति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देश का, क्षेत्र का अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा, तो विकास की गति का कम हो जाना और देश की समस्याओं से ध्यान हटना। उनका ध्यान सिर्फ कहाँ रह गया, युद्ध की सामग्रियों का निर्माण में, हम अपने आप को युद्ध मतलब महाशक्तिशाली बनाने में इनका ध्यान रह गया। बाकी जो देश की जो आर्थिक समस्याएं थी, लोगों की जो आम समस्याएं थी, उनकी ओर इनका ध्यान नहीं गया, तो देश की समस्याओं से इनका क्या हो गया, ध्यान हट गया। तो ये अपन 5 प्रभाव शीत युद्ध के प्रभाव हम सोवियत संघ पर देख सकते हैं। अच्छे से याद रखना। पहली चीज, हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा। दूसरा, पश्चिमी देशों से पिछड़ जाना, हथियारों के निर्माण में ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, आर्थिक विकास की ओर ध्यान नहीं दिया, तो पश्चिमी देशों से क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, और अर्थव्यवस्था फिर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अर्थव्यवस्था रुक जाएगी तो विकास की गति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इन्होंने देश की समस्याओं से इनका क्या हो गया, ध्यान हट गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आए अपने मिखाइल गोर्बाचेव। कौन आए, मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के लिए 2 नीतियां बनाई गई। कौन कौन सी नीतियां थी, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, जो कि अपन पहले पढ़ चुके थे। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन, हर चीज में खुलापन, बाजारों में खुलापन, निर्माण में खुलापन, और पुनर्रचना, पेरेस्ट्रोइका मतलब है पुनर्रचना। ये इन्होंने 2 नीतियां बनाई, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था,
सोवियत संघ में शांति लाना। इनका जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि सोवियत संघ में जो जिस प्रकार की अशांति फैली हुई है उस अशांति को समाप्त करके यहाँ पर शांति लाना इनका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में इन्होंने क्या किए, इनके राजनीतिक सुधार देखिए, तो इन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? इन्होंने लोकतंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया, ताकि लोग क्या चाहते हैं लोगों का सुनना, तो इन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। अफगानिस्तान और पूर्वी एशिया से सेना को वापस बुलाया। युद्ध के जो हालात बने हुए थे शीत युद्ध के, तो उस वजह से अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप में इनकी सेना जो थी उसको क्या कर लिया, इन्होंने वापस बुला लिया। और जर्मनी के एकीकरण में इन्होंने सहायता करी, जर्मनी को वापस से क्या करवाया, इनका एकीकरण करवाया। ये इनके क्या हुए, राजनीतिक सुधार। 3 राजनीतिक सुधार अपन इसमें लिख सकते हैं। इनके आर्थिक सुधार देखेंगे तो इन्होंने हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। जैसा कि हम देखते आ रहे थे कि जो ही दोनों महाशक्तियाँ बनी तो हथियारों की होड़ इनमें सर्वप्रमुख रही है। सारा का सारा पैसा हथियारों में जा रहा था, तो उन्होंने देश में शांति स्थापित करने के लिए, देश का विकास करने के लिए जो हथियारों की होड़ लगी हुई थी उस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए। अगर हथियारों की होड़ जो थी वो रोक लग जाएगी उस पर, तो जितना भी पैसा होगा उसको इन्होंने विकास में लगाया। तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के इन्होंने क्या किए, प्रयास किए और निजीकरण को बढ़ावा दिया। जिसको अपन देख रहे थे, जो निजीकरण है संपत्ति का, तो उस पर इन्होंने क्या दिया, बढ़ावा दिया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो देश का क्या होगा, विकास होगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, निजीकरण को भी बढ़ावा दिया। अब देखिए यहीं से क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन शुरू हो जाता है। इस शीत युद्ध की वजह से क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो देखिए गोरबाचेव ने सोवियत संघ में सुधार की कोशिश की। गोरबाचेव ने क्या किया, काफ़ी हद तक कोशिश की कि सोवियत संघ में क्या हो सके, सुधार हो सके, परंतु उनके प्रयास पूरी तरह से असफल रहे। जो उन्होंने प्रयास किए वो सफल नहीं हो पाए। जिस प्रकार से वो देश में शांति और विकास चाहते थे वो असफल हो गए। और वह लोग जो ये सुधार चाहते थे उन्होंने कहा कि सुधार बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। जो इस तरह के सुधार देश में चाहते थे उन्होंने क्या बोला कि जो सुधार तो हो रहे हैं परंतु बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। और जो लोग इन सुधारों का विरोध कर रहे थे वह उनका विरोध भी करते रहे। चाहने वाले कि सुधार हो रहा है, अच्छी बात है, परंतु उन्होंने क्या बोल दिया कि सुधार धीरे धीरे हो रहे हैं। परंतु जो सुधार नहीं चाहते थे, जो इसका विरोध करते थे, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध ही किया। तो इस कारणवश क्या हुआ, जो गोरबाचेव थे वो इन प्रयासों में पूरी तरह से क्या रहे, असफल रहे। इस वजह से गोरबाचेव को कहीं ना कहीं से भी समर्थन नहीं मिला। यानी यही कारण रहे कि गोरबाचेव को कहीं से भी समर्थन नहीं मिल सका। और 1989 को बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही सोवियत संघ की विघटन की शुरुआत हो गई। यानी आपको याद रखना है, पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत कहाँ हो गई थी, 1989 में जो बर्लिन की दीवार गिरी थी उससे क्या हो गया, सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत होगी। तो याद रखना, सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत हुई थी 1989 में बर्लिन की दीवार की घटना के साथ, तथा 1991 तक सोवियत संघ का पूर्ण रूप से विघटन हो गया। और 1991 तक पहुंचते पहुंचते सोवियत संघ पूर्ण रूप से क्या हो गया, विघटित हो गया, अलग अलग भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। अब क्यों विभाजित हुआ, इसके क्या कारण रहे, उसको अपन देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के कारण तो कौन कौन सी है। पहला है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। इन शासकों ने जो लोगों की आकांक्षाएं थी, जो आकांक्षा लेके लोग बैठे हुए थे, उन लोगों की आकांक्षाओं को ये पूरा नहीं कर पाए थे। जो नौकरशाही थी उसका शिकंजा क्या हो रहा था, दिन प्रतिदिन नौकरशाही का शिकंजा कसता जा रहा था। तो नौकरशाही के शिकंजे की वजह से भी क्या हो गया, इसका विघटन हो गया। फिर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। कम्युनिस्ट का मतलब वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी थी, साम्यवादी जो पार्टी हुआ करती थी। कम्युनिस्ट का मतलब होता है साम्यवादी, तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो उसकी वजह उसका क्या रहा, उस जगह दबदबा रहा। अभी देख लीजिए, अपने देश की बात करें अपन, तो हमारे देश में दो पार्टियां, बहुत सारे अनेक पार्टियां हैं, पर मुख्यतः दो है। अगर कांग्रेस अच्छे से काम नहीं करती तो बीजेपी है, और बीजेपी अच्छे से काम नहीं करती तो लोगों के पास ऑप्शन कौन सा है कि कांग्रेस को अपन लेके आ जाए। परंतु वहां पर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, घूम फिर के एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो लोगों का उससे भी क्या हो गया, विश्वास उठ गया। फिर हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा, पहले से ही हथियारों की जो होड़ लगी हुई थी, अत्यधिक निर्माण किया, हथियारों में काफ़ी खर्चा किया, तो इससे भी ये भी जो
संयुक्त राष्ट्र संघ सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसका मुख्य कारण माना जा सकता है। अब हथियारों की होड़ में सारा पैसा खर्च हो गया तो पश्चिमी देशों से पिछड़ गए, तो पश्चिमी देशों से पिछड़ना भी विघटन का एक मुख्य कारण माना जाता है। फिर है रूस का दबदबा। हमें पता है कि जो सोवियत संघ बना था तो 15 गणराज्यों को मिला के बनाया गया था, परंतु इसमें रूस बड़ा था और रूस का दबदबा था, तो बाकी जो 14 गणराज्य थे वो चाहते थे कि ये रूस अपना दबदबा क्यों बनाना चाह रहा है, हम सब क्या है शामिल हैं, एक साथ हैं। तो उनको कहीं ना कहीं हीन भावना उनको महसूस हुई और इसलिए उन्होंने विघटन की ओर काफ़ी जोर दिया और फाइनली क्या हो गया, इसका विघटन हो गया। तो विघटन के लिए रूस का दबदबा भी बहुत अहम रोल प्ले करता था। फिर अर्थव्यवस्था का रुक जाना। अब देखिए हमने देखा पिछड़ गए, हथियारों की होड़ में ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया तो अर्थव्यवस्था क्या हो गई, रुक गई। फिर इससे लोगों के मन में आज़ादी की भावनाओं का उठना, लोगों में लगा कि हमें जो आज़ादी है, हमारे विश्व जो हम लोग विचार व्यक्त करना चाहते हैं उसकी आज़ादी हमें नहीं है, तो हम क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसकी भी हमें आज़ादी होना चाहिए। तो इन सारे कारणों से भी क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। फिर तात्कालिक कारण, उस समय के जो कारण रहे उस कारणों से भी फिर लोगों के मन में आज़ादी की भावना का उभरना, लोगों की आज़ादी की भावना को उठने के साथ साथ वो भावनाएं उभर कर सामने भी आई, सामने दृष्टिगत हुई, तो उससे भी क्या हो गया, जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया। और गोर्बाचेव के सुधार, जो गोर्बाचेव ने क्या किए थे, 2 नीतियां बनाई थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, इनके वजह से भी क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। तो अगर आपसे सोवियत संघ के विघटन के कारण पूछे तो इन 10-11 पॉइंट्स में से कोई से आप 8-9 पॉइंट लिख सकते हो, या आप अगर पूरे याद रखना चाहो तो अच्छी बात है। उस प्रकार से आप ये पॉइंट लिख के क्वेश्चन को क्या कर लोगे, कंप्लीट कर दोगे। तो यहाँ से हमारा जो सोवियत संघ का विघटन का कारण ये समाप्त हो चुका है। अगली क्लास में पढ़ेंगे भाई विघटन तो हो गया, अब विघटन के क्या परिणाम इनको भुगतने पड़े, क्या देखने को मिले, तो उसको अपन अगली क्लास में अगले वीडियो में पढ़ने जाएंगे। तो अगली वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।